प्ले कर दो। Hi everyone, good afternoon. Welcome you all. Okay, fine. Whoever is there, please write yes if you can hear me. Hi Chirag, how are you? So today we have some data interpretation sets. Okay, in fact I have also included few logical reasoning sets. We will mostly cover sets from year 2019 to 22. Okay, जो भी सेट्स 2019 से 22 में आए हैं आईपी मैट में इंदौर में स्पेसिफिकली। ओके, वैसे हमने आपको बताया था कि आईपी मैट इंदौर में लॉजिकल रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता नहीं है, एक्चुअली नहीं होता, उसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाय मेरन, हाउ आर यू? सो ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो सेट्स डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग के आईपी मैट में आए हैं उनके लिए कोई पहले से पढ़ा हुआ कंसेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो बेसिक अगर आपको नॉलेज है, आपको बेसिक सेट्स वगैरह पढ़ने आते हैं, ग्राफ्स है ना, ग्राफ्स पढ़ने आते हैं, जैसे टेबल्स हो गई, पाई चार्ट्स हो गई, बार ग्राफ्स हो गए, ये सब अगर आपको पढ़ना आता है आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। वही चीज़ हम यहाँ भी देखेंगे अभी, ठीक है? कोई अलग टाइप की स्किल या कोई कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत ऐसे नहीं है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डीआई में, वो हम करेंगे अगली क्लास में। आज हम उन सेट्स को इंक्लूड करेंगे जिनमें किसी कंसेप्ट की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ओके, so we'll be doing some questions related to data interpretation and logical reasoning. Before we get into the actual sets that were asked in IP MAT Indore, I'll make you solve some very basic questions so that you have a clear idea of how to read the data from a particular graph and how to put it in the question. Okay, in data interpretation, logical reasoning, whatever information is given in the set, you only have to use that. Okay, you do not have to make any assumptions outside the apart from the rules and information that is given in that particular set. आपको बाहर से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। एक सेट को सॉल्व करने की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग का सेट हो या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट हो, उसको सॉल्व करने के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो हमेशा सेट में दी गई होती है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? उसी के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले एक बहुत ईजी सा सेट सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल गो अहेड एंड सॉल्व सम आईपी मैट इंदौर लेवल सेट्स। ऐसा नहीं है कि हमेशा आईपी मैट इंदौर में डिफिकल्ट सेट्स आते हैं। ये जो पर्टिकुलर सेट आता है ये आपको मिलेगा क्वांटिटेटिव एमसीक्यू के सेक्शन में। ओके, आईपी मैट इंदौर में 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लास्ट जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो यही होंगे, एक सेट होगा, ठीक है? उस सेट में 5 में से, वैसे तो देखिए अगर आप सेट ओपन कर लेते हैं तो आपके पांचों के 5 क्वेश्चन सही होते हैं। ये अच्छी बात होती है एक डेटा इंटरप्रिटेशन या लॉजिकल रीजनिंग के सेट की, ठीक है? नहीं भी होता है तो आप उसमें से एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन निकाल सकते हो बहुत ईजिली। ओके, सो वो हम अभी देखेंगे, ठीक है? एंड ये जो सेट्स अभी तक आईपी मैट इंदौर में आए हैं, किसी साल डिफिकल्ट सेट आता है, डिफिकल्ट नहीं आता है, मॉडरेट रहते हैं सेट्स, ठीक है? जैसे आपके क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं, हमने कुछ क्वांट के क्वेश्चन पहले मैराथॉन्स में किए हुए हैं, उनके कंपैरिजन में अगर आप इस डीआई सेट के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखोगे तो वो ईजी रहते हैं। ओके, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन डीआई के जो होते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के जो होते हैं आईपी मैट इंदौर में नहीं आते हैं। ओके, दैट्स इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डीआई में बेसिकली क्या स्किल चाहिए होती है? मैंने आपको बोला यू हैव टू रीड द ग्राफ, यू शुड हैव द एबिलिटी टू रीड द ग्राफ। सो इफ इट इज विजिबल ऑन माई स्क्रीन, ऐसा एक सेट दिखता है आपका पहले, ठीक है? ऐसा कुछ एक सेट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर दी गई होगी, जिसमें आपको बताया रहता है कि जो नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको रीड कैसे करना है। देन आपको प्रॉपरली नोटिफाई करा रहता है कि जो कलर्स हैं वो किसको डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो कौन सी चीज किसे डिनोट करती है वो दिया रहता है, प्रॉपर स्केल दिया रहता है। ओके, सिमिलरली अगर टेबल और पाई चार्ट्स आएंगे उनमें भी कुछ कलर्स इन्वॉल्व हैं तो कलर्स की मीनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया रहता है।
उन सबको पढ़ते हुए आपको करेक्ट डेटा रीड करना है ग्राफ में से, सो दैट आप अपने आंसर के बहुत क्लोज रहें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बुक्स इन थाउजेंड्स फ्रॉम 6 ब्रांचेस ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 consecutive years 2000 and 2001। तो हमें जो नीचे बार ग्राफ दिया गया है वो हमें क्या बताता है, सेल्स ऑफ बुक्स इन थाउजेंड्स। तो ये जो भी डेटा लिखा हुआ है आपका ग्राफ में, ये थाउजेंड्स में है, ठीक है। ज़्यादा स्पेस ना हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की पिक्चर ना रहे, इसलिए उसे सिर्फ आगे की जो डिजिट है वो लिखी गई है। ये सब थाउजेंड्स में है, ओके। फ्रॉम 6 ब्रांचेस ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी। तो ये ब्रांचेस कौन सी हैं, आपको नीचे दिख रहा है B1, B2, B3, B4, B5, B6, यही 6 ब्रांचेस हैं। और ये डेटा कब का दिया गया है, ड्यूरिंग 2 consecutive years 2000 and 2001। सो यू हैव बीन गिवन द सेल्स इन थाउजेंड्स of 6 branches of a publishing company during 2 consecutive years 2000 and 2001। फाइन। और आपकी y एक्सिस में प्रॉपरली डिनोट किया गया है कि ये जो भी y एक्सिस पे डेटा है ये सेल्स का डेटा है, ओके, सेल्स इन 1000 नंबर्स। एंड ऑन द x एक्सिस यू हैव बीन गिवन द ब्रांचेस फॉर विच द डेटा हैज बीन शोन। ब्लू कलर डिनोट्स ईयर 2000, रेड कलर डिनोट्स ईयर 2001। ये सिंपल रीडिंग होती है एक ग्राफ की, ओके, कि ग्राफ में क्या दिया गया, कैसे पढ़ना है। नाउ वी विल टैकल द क्वेश्चन, what is the ratio of the total sales of branch B2 for both the years। तो कौन से हैं both the years 2000 and 2001। B2 की टोटल सेल्स निकालेंगे to the total sales of branch B4 for both the years। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, B2 की टोटल सेल्स निकालो, B4 की टोटल सेल्स निकालो और रेशियो निकालो दोनों का। तो B2 की which is here टोटल सेल्स निकालो ईयर 2000 2001 में, दैट मीन्स हमें इस डेटा को पढ़ना है। तो 65,000 था ईयर 2001 में एंड 75,000 था ईयर 2000 में। इसको टोटल कीजिए, कितना आएगा, 75 प्लस 65 विल बी, यू विल ऐड दीज, राइट, बिकॉज टोटल सेल्स फॉर बोथ द ईयर्स फॉर ब्रांच B2 हमें बोला गया है। सो दिस विल बी 140,000, ओके। मैं 1000 नहीं लिख रहा हूं आगे फॉर सिंप्लीफिकेशन। एंड टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 है, इसकी टोटल सेल्स निकालिए फॉर बोथ द ईयर्स, 85 प्लस 95, राइट, दिस इज 85, दिस इज 95। When you add these it becomes a total of 180। So 180,000 हमें ब्रांच B2 और B4 की टोटल सेल्स पता लग चुकी है ईयर 2000 2001 में, ठीक है। इनका हमें रेशियो निकालना है। सो we'll find out the ratio of this 140 to 180 and actually this 140 is in thousands, okay, we have to write 3 zeros beyond it, but क्योंकि यहाँ पे हम रेशियो निकाल रहे हैं तो अल्टीमेटली वो 1000 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे। So when you find out the ratio it comes out to be 7:9। This was an easy question, okay। So Raj Lakshmi has answered D, Disha has answered D, yes, all of you are correct, okay, option D। So ये IP मैट का तो सेट नहीं है, बट ऐसे ही सेट अभी हम IP मैट में भी देखेंगे, ओके। ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन आपको कराया सो दैट आप फैमिलियर रहें, ओके, कि कैसे ग्राफ्स को पढ़ा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अगर कोई डाउट आता है तो आप आगे पूछ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके। सिमिलरली हमें क्या बोला गया है, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स। ब्रांच B6 बोथ द ईयर्स 70 प्लस 80, इनका सम होता है 150 व्हाट 1000, राइट। इज दिस 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर्स। ब्रांच B3 बोथ द ईयर्स 95 110, this is the total sales of branch B3 for both the years। 110 plus 95 is nothing but 205। So this 150 is what percent of 205? So this 150 is, that means equal to what percent? Say X percent। ये 150 किसका, इस 205 का X परसेंट है। That's it। यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके। एंड अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमने 1000 क्यों नहीं अटैच किया इन टोटल नंबर से, तो आप अटैच कर लीजिए, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, यही तो करना था कि जो 150 है वो 205 का कितना परसेंट है। x की वैल्यू क्या आएगी, 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 205। यूज कीजिए कैलकुलेटर और यू कैन मेक अ रफ गेस, ओके। कैंसिल कीजिए इसको एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x वॉट एवर इट इज, ओके। तो फटाफट एस्टिमेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन कैंसिल थिंग्स फ्रॉम 5, ये 20 बार जाएगा, ये 41 जाएगा, राइट। नाउ 41 से आप 150 को डिवाइड कीजिए, राइट, दिस वुड बी समवेयर अराउंड 3, ओके, 3 पॉइंट समथिंग। एंड जो भी आएगा 2 पॉइंट्स तक, हमेशा जब भी आप
फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं DI में, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तक निकालिए, ओके 2 पॉइंट्स के बियॉन्ड निकालने की जरूरत नहीं है। तो 3.2 पॉइंट्स तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एंड 20 इंटू जो 3 पॉइंट समथिंग आएगा उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके आई होप आप ये कर लोगे। कुछ लोग ए बोल रहे हैं आंसर, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। दिस इज अ वेरी इजी सेट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है, राइट? बहुत ज़्यादा टफ सेट ये भी नहीं है, राइट? एनी डाउट सो फार? दैट वाज एन इजी सेट, राइट? नाउ वी विल सॉल्व अ सिमिलर सेट। ये मैं क्यों लेकर आया हूं, मैंने वो पहला क्वेश्चन आपको क्यों कराया, बिकॉज आई वांटेड यू टू अप्लाई द सेम थिंग ओवर हियर। नाउ दिस इज एन एक्चुअल आईपी मैट सेट, ओके? आई डोंट रिमेंबर द ईयर बट आई थिंक इट इज ऑफ 2019, ओके? सो 2019 में एग्जैक्टली वैसा ही सेट आया है जिसमें आपको सिंपल डेटा पढ़ना है। यहाँ क्या दिया गया है, एनालाइज द गिवन डेटा फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ रबर इन रुपीज क्रोर्स। सो दिस एवरीथिंग इज गिवन इन करोड़ रुपीज एंड वाई एक्सेस में आपको लिखा भी गया है कि ये सब डेटा जो है करोड़ में है, ठीक है? फ्रॉम 2016 to 17 एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एनालिसिस, ओके? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स, ये जो ब्लैक कलर की आपको स्ट्रिप दिख रही है अपने बार ग्राफ में, ये एक्सपोर्ट्स को बता रही है एंड व्हाइट कलर की जो स्ट्रिप है वो आपको इम्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, व्हाइट कलर के बार ग्राफ्स जो हैं, ठीक है? एंड ये ट्रेड दिया गया रबर का 1986 से 1997, ठीक है? अब आपको क्या करना है, द परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स ओवर द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। परसेंटेज इंक्रीज, आई थिंक एवरीवन नोज दिस। परसेंटेज में हमने ये क्वांट्स में पढ़ा होगा कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है। परसेंटेज इंक्रीज इज नथिंग बट फाइनल वैल्यू, जिसको मैं एफ बोल देता हूं, माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट, अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। यही होता है ना आपका परसेंटेज इंक्रीज इज गिवन बाय दिस ओनली, राइट? क्योंकि जो इनिशियल वैल्यू है उसमें कितना इंक्रीज हुआ ऐसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। आई होप दिस इज क्लियर, ओके? अब ये 100 तो सब जगह कांस्टेंट रहेगा, आप जब भी परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे ये डेटा चेंज हो सकता है। दिस फ्रैक्शन f माइनस आई अपॉन f माइनस आई अपॉन आई कैन चेंज, राइट, अकॉर्डिंग टू द फाइनल इनिशियल वैल्यूज। बट ये 100 जो भी आप फ्रैक्शन निकालोगे जिस भी साल के लिए है ना, वो बदलते रहेगा, बट ये 100 जो है कांस्टेंट रहेगा। दिस फ्रैक्शन विल चेंज बट दिस 100 विल रिमेन कांस्टेंट। इस 100 को आप नहीं भी लोगे अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, द परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। अब हमें इम्पोर्ट्स के बारे में करना है, तो इम्पोर्ट्स आर क्लियरली द व्हाइट स्ट्रिप्स, ओके? ओवर द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो मैक्सिमम निकालना है। अब हमें ऑप्शंस में कुछ डेटा दे रखा है, देखिए यहाँ पे तो काफी सारे साल आपको गिवन है। आपको क्या करना है, हमेशा ऑप्शंस को यूज करना है ऐसे केसेस में। 2009 से 10 में हमें इंपोर्ट्स का इंक्रीज निकालना है। 2009 में इंपोर्ट्स को देखिए, दिस इज द लाइन, राइट? ये कितना है, दिस इज 280। एंड 2009 टू 2010, 2010 में इंपोर्ट्स को देखिए, दिस इज व्हाट, 310, राइट? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 310। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या आएगा यहाँ पर, पहले ऑप्शन के हिसाब से कितने का इंक्रीज हुआ, फाइनल वैल्यू 310, इनिशियल 280, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 310 माइनस 280 विच इज 30 डिवाइडेड बाय इनिशियल विच इज 280 इनटू 100 करोगे तो करो वरना मत करो, ठीक है? 0 0 कैंसिल कर दो, ये आया आपका 3/28, ओके? इसका कुछ वैल्यू निकाल लेना, बल्कि आपको अगर इनटू 100 करना है फॉर योर ईज यू कैन मल्टीप्लाई इनटू 100, ओके? मैंने नहीं लिया है बिकॉज मैं फ्रैक्शन को ही ले रहा हूँ। इसका कुछ वैल्यू निकल के आएगा, राइट? सिमिलरली आप 10 to 11 का निकालिए। 10, सो 10 में अगर आप इंपोर्ट्स को देखते हैं, दिस इज अगेन 310 एंड 11 में अगर आप इंपोर्ट्स को देखते हैं, दिस इज व्हाट, 290। तो यहां तो उल्टा डिक्रीज हुआ है। देखिए आप अगर 2010 से 11 जाते हैं, 10 में वैल्यू हायर थी, 11 में ग्राफ कम हो गया, तो 310 से 290 आ गया। दैट मीन्स दिस इज अ फॉल, दिस इज नॉट इवन एन इंक्रीज, राइट? तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देन इफ यू कम टू द नेक्स्ट वन, 13 to 14, 13, रीड द डेटा, दिस इज समवेयर अराउंड 300, राइट? एंड 14 में रीड कीजिए डेटा को, ग्राफ बढ़ रहा है, इसका मतलब यस इंक्रीज है यहाँ पर, ठीक है? तो इसको आप अगर पढ़ेंगे, दिस इज समवेयर अराउंड 320, राइट? करिए इसे सॉल्व, कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स 20 अपॉन 300 इंटू 100, राइट? ये कुछ 6.66% आएगा ऐसा, ठीक है? तो ये भी मैंने निकाल लिया, दिस इज 6.66%, राइट? फाइनली 8 to 9 का निकालिए। 8 में द वैल्यू इज
260 एंड 9 में वैल्यू इज 280, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज 20, राइट. 280 माइनस 260 अपॉन इनिशियल इज 260 into 100. Now you can solve all of these. Okay, ये जो fractions आए हैं, right, ये 200 upon 26 यहाँ पे आ रहा है. So 200 upon 26 इस ऑप्शन में आ रहा है. अब अगर आप सॉल्व करेंगे ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी आएगी क्योंकि ये आ रहा है समवेयर अराउंड 300/28. दैट मीन्स ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. राइट मी. Okay, yes, A is the answer. Write no doubt on the screen if you have any doubts in this question. If you have any doubts, write I have a doubt. Otherwise, सर इसे हम ग्राफ को लॉजिकली एनालाइज भी कर सकते हैं. हाँ, जैसे मैंने आपको लॉजिकली एनालाइज कैसे करोगे आप, देखिए वैसे तो लॉजिकल एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप इंक्रीज देख सकते हो कि कौन कितना इंक्रीज हो रहा है ना. बट समटाइम्स क्या होता है ना, ये फ्रैक्शंस की वैल्यू बहुत क्लोज होती है, तो हमने इसलिए ना सारे फ्रैक्शंस को निकाल लेना इज अ सेफर बेट. शायद आपको 1 मिनट ज़्यादा लगेगा बट आप सेफ रहोगे, आप अपने मार्क्स बचा के चलोगे, ठीक है. अदरवाइज देखिए आप लॉजिकली एनालाइज करोगे कि ये इतना इंक्रीज हुआ, ये इतना डिक्रीज हुआ. जैसे हमने यहाँ पे डिक्रीज था तो हमने इसको कैलकुलेट ही नहीं किया, यहाँ पे हमने टाइम बचा लिया. कर आप ऐसा सकते हो, ठीक है, बट वो उस केसेस में जब फ्रैक्शन बहुत फार अपार्ट है. यहाँ ऑप्शंस क्या है देखो, 6 पॉइंट समथिंग, फिर यहाँ पे आई थिंक कुछ 8 पॉइंट समथिंग आया, ये 10 पॉइंट समथिंग आया, तो यहाँ पे थोड़ी क्लोजनेस थी अमंग दी ऑप्शंस. दैट इज वाई वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी ऑप्शन. ओके, I hope this is understood. You guys are saying there is no doubt. Fine, we'll go to the next one. Okay, what does this question say? This question is saying that balance of trade is defined as imports subtracted from exports. That means exports minus imports. ठीक है, तो मेरे को बैलेंस दिया गया है. बैलेंस इज exports minus imports. Which of the following blocks of 3 years has witnessed the largest average negative balance of trade? लार्जेस्ट एवरेज नेगेटिव, और 3 साल का हमको लेना है. तो पहले ऑप्शन जो है उसमें 2007 से 9 है, तो 2007 का बैलेंस निकालूंगा, 2008 का बैलेंस निकालेंगे, एंड देन वील कैलकुलेट द बैलेंस फॉर ईयर 2009. सो वील हैव द बैलेंस फॉर 3 years, वील फाइंड आउट इट्स एवरेज. हाउ? वील डिवाइड इट बाय 3. सो लेट्स कैलकुलेट फॉर ऑप्शन ए. आई विल ओनली सॉल्व वन ऑप्शन. ओके, आई विल ओनली सॉल्व वन ऑप्शन. In the same way you can go ahead with other options and calculate the answer. Okay, let us do option A. 2007, calculate the balance. This is 240 and this is 280. That means 40 is the balance. Okay, यहाँ पे 2007 में 2008, here this is 230, this is 260. 230, 260, if you calculate the balance is nothing but 30. I calculated for 2008 as well. 2009, this is 210, this is 280, so 70, right? 210, 280, 260, 230, and finally we had 7, right? This is 240 and this is 280. Fine. अच्छा, आपको ना एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करना है, ठीक है, तो आपको ना साइंस का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में मैं बोला था कि लार्जेस्ट एवरेज नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स है. 2007 में ब्लैक स्ट्रिप बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव रहेगा. दिस विल बी -30. ओके, टेक साइन इनटू कंसिडरेशन बिकॉज यू हैव बीन टोल्ड एवरेज नेगेटिव बैलेंस. ओके, 2009 अगेन इंपोर्ट्स आर हायर, दैट मीन्स ये नेगेटिव रहेगा. अब इनको जोड़िए, अपॉन 3 कर दीजिए. सो 40 minus 30 minus 70 is nothing but -60/3, which is nothing but -20, right? So this is negative balance of trade for this period, option A, 2007 to 9. Okay, similarly कीजिए, अब 2015 का निकालिए, 16 का, 17 का, फिर 14, 15, 16 का, एंड देन फाइनली कैलकुलेटेड फॉर 10, 11, 12. एक बार हम डायरेक्टली ऑप्शन डी में चले जाते हैं, 10, 11, 12 का निकाल लेते हैं. 10 का देखिए आप, ऑफकोर्स सी बात है, आपको ये 310 है और ये कितना है, ये है आपका 200. सो 110 ऑफ इंपोर्ट ज़्यादा बड़ा है तो नेगेटिव 110 आ जाएगा, ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉजिकल एनालिसिस. 2011 में अगर आप जाओगे, दिस इज 290 एंड दिस इज 220, तो 70 आ रहा है एंड इंपोर्ट्स आर हायर, तो इंपोर्ट्स का साइन बड़ा है तो नेगेटिव. ओके, तो 220 एंड 290, दैट मीन्स -70.
एंड फाइनली आप 12 का निकाल लीजिए. 12 में दिस इज आई गेस 320 राइट, दिस इज 320 एंड दिस इज 210 अगेन -110 राइट. तीनों को जोड़िए, देखिए यहाँ तो सारे नेगेटिव हैं, -110 -110 -70 राइट, बिकॉज सब में वाइट स्ट्रिप बड़ी है. वाइट स्ट्रिप इज व्हाट? इंपोर्ट्स. तो इंपोर्ट्स का साइन बड़ा होगा, तो ये जो टोटल क्वांटिटी है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ये नेगेटिव में आएगी. एंड देन जस्ट ऐड ऑल ऑफ दीज एंड डिवाइडेड बाय 3, यू विल गेट इट. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई थिंक you have understood this right. That's it. That's how you have to read data from a graph and answer the questions. ये एक्चुअल इंदौर 2019 का सेट है. लगता है ऐसा कि बहुत चीज़ें करनी है इसमें, बट ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, दिस इज एन इजी क्वेश्चन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ. दिस इज मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज. ये तो और इजी क्वेश्चन है. ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकल एनालिसिस लगाओ. चिराग, आप पहले कह रहे थे कि लॉजिकली कैसे एनालाइज करें या लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. अब देखिए आप गैप. ठीक है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस मतलब कि कोई साइन नहीं होगा उस डिफरेंस का राइट. अब आप देखिए यहाँ पे ये स्ट्रिप थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे छोटी है, तो छोटे वालों को कैंसिल करते हैं. और दिस इज ऑल्सो स्मॉल, ये इसको हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे. ये भी बड़े छोटे छोटे से डिफरेंसेज हैं. ठीक है, इनको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे. वी विल कैलकुलेट दोज जहाँ पे इनमें से एक क्वांटिटी बहुत छोटी एक बहुत बड़ी है. ठीक है, तो आप शायद देखिए चाहो तो इनके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर यहाँ लेकर जाओगे तो ये और ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, तो इसको भी कैलकुलेट मत करो. ठीक है, इनफैक्ट आप इसे भी कैलकुलेट मत करो. ठीक है, देन आप चाहो तो देखिए इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट दिस डिस्टेंस इज स्मॉलर, इसे भी कैलकुलेट मत करो. अब क्या बचा आपके पास? यहाँ पे ब्लैक बिल्कुल सेम लेवल पे है, बट यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंस किसके लिए आएगा? जिसका इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होगा राइट. तो आप इसे भी कैंसिल कर दो, इसे भी कैंसिल कर दो. अब क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बचा कुछ, एक ये बचा एंड एक ये बचा राइट. एंड यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है. यहाँ पे ये इंपोर्ट्स जो है सेम लेवल पर हैं, बट इसका ब्लैक ऊपर जा रहा है. आई मीन दिस एक्सपोर्ट्स इज गोइंग अप, दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस कम होगा. इसको भी कैंसिल कर दो. तो बस इसके लिए कैलकुलेट कर लो. चलो सबसे ज़्यादा जो हमें लग रहा है मोस्ट प्रोबेबल कि सबसे हाई होगा वो यही होगा, तो इसे कैलकुलेट करो. ये क्या है? ये आपका लगभग 200 है. ठीक है, ये 200 है यहाँ पे आपका, एंड दिस इज 320. तो 320 200 इज 120 ओनली, तो लगभग 120 आ रहा है आपका आंसर, ऑप्शन सी. सो वी विल हार्डली टेक अ मिनट टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ओके, यहाँ पे आप लॉजिकली एनालिसिस करके बहुत इजीली कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चंस को. इसमें कोई डाउट है आपको बताइए. सो दिस इज हाउ यू कैन सेव सम इंपॉर्टेंट मिनट्स ओके फॉर द अदर क्वेश्चंस. इज इट क्लियर? Fine, great. Let's go to the next one. Okay, this question is the percentage decline in exports during the period 2006 to 11 is more than the percentage decline in exports during 12 to 17 by approximately. ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है. ठीक है, पहले क्या निकालना है? परसेंटेज डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो 6 to 11 में, सो 6 एंड किस में? एक्सपोर्ट्स में. ठीक है, एक्सपोर्ट्स यानी कि ब्लैक स्ट्रिप्स. 2006 में ब्लैक स्ट्रिप की वैल्यू देखिए 280, और यहाँ से 11 में ब्लैक स्ट्रिप की वैल्यू देखिए दिस इज समवेयर अराउंड 220 राइट. तो 280 से 220 हो जा रहा है ये. ठीक है, ये क्या है? 6 to 11 का ड्रॉप. ठीक है, 2006 to 11 का जो ड्रॉप है परसेंटेज डिक्रीज, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो राइट. फाइनल माइनस इनिशियल, सो 220 माइनस 280, दैट मीन्स 60 अपॉन इनिशियल वाज 280 into 100. यू विल कैलकुलेट दिस, कुछ वैल्यू निकल के आएगी. ठीक है, एंड फाइनली 12 to 17 का परसेंटेज डिक्लाइन निकालो बोल रहा है. ठीक है, 12 to 17 का परसेंटेज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स. सो 12 में दिस वैल्यू इज 210 एंड 17 ब्लैक स्ट्रिप, this value is somewhere around 200. Okay, so the decrease is from 210 to 200 in 12 to 17. So 2012 to 2017, this is my decrease, right? अब क्या करना है? परसेंटेज डिक्लाइन इन दिस पीरियड इज मोर देन परसेंटेज डिक्लाइन इन दिस पीरियड बाय अप्रोक्सीमेटली. इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, अप्रोक्स इतना ही आएगा. ठीक है, ऑप्शन ए 16.5. ओके, आई थिंक यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस. दिस इज नॉट वेरी टफ, राइट? Do you have any doubt in this particular question? Do you have any doubts?
fine, great. So this is an actual Indore set, okay, and then let's go to the next one. What do we have? Average annual exports for the given period 6 to 17 was approximately. Exports निकालने हैं उनका average. So मैंने आपको बताया था कि there can be questions in a set which can be tough, but there can be some easier questions as well. So sometimes what you can do is go through each and every question, okay, of a set, and you maybe you might find some questions, okay, which are very easy to solve. This is nothing but आप इसको कह सकते हो कि प्लस माइनस करने वाला क्वेश्चन है. एवरेज निकालना है यहाँ पे बस 6 to 17 का. किसका? एक्सपोर्ट्स का एवरेज निकाल लो. 6 to 17 में एक्सपोर्ट्स निकालो, उनका एवरेज निकाल लो. कितने ईयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ईयर्स. डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिए. एक्सपोर्ट्स की वैल्यू काउंट करके ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 12. दैट्स इट. This is an easy question, okay. So sometimes in sets, as we encountered 5 questions, we found 2 to 3 easy ones, right? तो वो आप हमेशा कर सकते हो. इसमें कैलकुलेशंस भी कम होती हैं और इन केसेस में आपका स्कोप ऑफ एरर भी बड़ा कम होता है. एंड ये वन लाइनर्स होते हैं. देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है ये, है ना. इतना क्लियर है सबको? इफ दिस इज क्लियर, लेट अस सी इफ वी हैव मोर क्वेश्चंस इन दिस सेट. नो, दैट क्वेश्चन इज डन, ओके. अब हम ये क्वेश्चन करेंगे. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है. देयर वाज नो डाउट इन द प्रीवियस वन, राइट? सो इज DI क्लियर टू यू? यही है DI में. देखिए स्मार्ट बच्चे जो हैं, इनफैक्ट स्मार्ट क्या, इसको तो एवरेज बच्चे भी समझ सकते हैं, ठीक है. DI कुछ नहीं है. DI is just representation of some data. You have to stay within the information given in the set itself. Read the data. Try to read the question. Extract information that is useful for that particular question. Okay? जबरदस्ती पेन चलाने की जरूरत नहीं है. जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डेटा रिक्वायर्ड है उसी को नोट कीजिए, ठीक है. उसी को नोट कीजिए, उसी से कैलकुलेशन होगी जो भी होगी, ठीक है. बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है, यू माइट स्किप द क्वेश्चन, ओके. स्किप कीजिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ इजी मिल जाएंगे, ठीक है. फाइन. अब एक क्वेश्चन ये करते हैं. देखिए आईपीमैट इंदौर में वैसे कंसेप्ट बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है, ओके. बट ये जो क्वेश्चन है ये है तो लॉजिकल रीजनिंग का, बट ये कंसेप्ट बेस्ड नहीं है. दिस इज कॉल्ड अ पजल, ओके. पजल आपको पता है ना, एक कोई भी प्रॉब्लम सी आपको दी होगी एंड यूजिंग द क्लूज यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. सो दिस इज अ पजल, नॉट अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. क्योंकि अगर आप इसको पढ़ोगे आप मुझे बता नहीं सकते हो कि सर ये कौन सा कंसेप्ट है, ठीक है. ये एब्स्ट्रैक्ट पजल्स हैं जिनमें कोई कंसेप्ट का पता नहीं रहता है. तो एक बार इसको बस लेट अस गिव इट अ रीड. अ शोरूम इज ओपन ऑन ऑल 7 days ऑफ द वीक थ्रू आउट द ईयर. देयर आर 5 employees, Alex, Bhava, Kathy, Dilip and Ethan, who work in the showroom. Every day except Sunday, 2 employees are required, while on Sunday 3 employees need to work. Every employee works for 3 days in a week, okay. So I am getting clues as I read between the lines, as I read, okay, I am getting clues and clues कि इतने employees हैं, ये पूरी वीक काम करते हैं, राइट. संडे के अलावा बाकी डेज में हमको 2 ही एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, संडे को 3 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, एंड एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू वर्क फॉर 3 days. तो इस हिसाब से हम ये क्लूज हैं जिनसे हम अपनी बाद में जो डेटा हमारे पास निकल के आएगा, जो हम सॉल्व करेंगे, उसको वेरीफाई कर सकते हैं. सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. तो कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे कि एवरी एम्प्लॉय वर्क्स ऑन 2 consecutive days while the 3rd day is not consecutive, ठीक है. एवरी एम्प्लॉय वर्क्स ऑन 2 consecutive days. तो अगर कोई एम्प्लॉय किसी दिन काम करता है तो हमें उसके आगे और पीछे वाले दिन में चेक करना है कि वो एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है. बट द 3rd day इज नॉट कॉन्जिक्यूटिव. बट कोई भी एम्प्लॉय को 3 consecutive days तक काम नहीं करना है. Alex and Dilip work together on Tuesday and Wednesday, while the other working day differs for them. So ये लोग 2 दिन काम साथ में करते हैं, ट्यूसडे को भी वेंसडे को भी. बट जब ये तीसरे दिन काम करते हैं, ठीक है, वो कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं होगा, और ये दोनों जब तीसरी बार किसी दिन में काम करेंगे तो साथ काम नहीं करेंगे, ओके. दे विल बी वर्किंग फॉर द 3rd time the 3rd day on different days. Neither Bhava nor Kathy work with Alex on any day. भाभा भी एलेक्स के साथ कभी काम नहीं करेगा किसी भी दिन में, एंड कैथी विल ऑल्सो नॉट वर्क विद एलेक्स ऑन एनी ऑफ द डेज, ओके. फाइन. कैथी डज नॉट वर्क ईदर ऑन सैटरडे और मंडे. सो वी हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ क्लूज, ओके.
क्वेश्चन दैट वी हैव बीन आस्क्ड इज नंबर ऑफ डेज भाभा एंड कैथी वर्क टुगेदर इन अ वीक। तो भाभा एंड कैथी एक वीक में कितने दिन काम करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखिए लॉजिकल रीजनिंग में क्या आती है, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सेट्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास डेज हैं, उन डेज को नोट कर लेते हैं। सो just a second. फाइन, सो व्हाट वी विल डू इज सबसे पहले हम डेज नोट कर लेते हैं अपने, ठीक है, डेज नोट कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, जिस दिन में जो जो पर्सन यहाँ पे हैं वो काम कर रहे हैं उनको वील कीप नोटिंग डाउन। ओके, सो लेट मी स्टार्ट माई वीक फ्रॉम संडे। ओके, संडे, देन आई विल हैव मंडे, then I'll have Tuesday, then I'll have Wednesday, Thursday, Friday, and then Saturday. Okay, these are the days that I have. Different people will work on these days. Okay, लोग काम करेंगे यहाँ पे। अब हमें अपने क्लूज को गैदर करना है, ठीक है, वी हैव टू पुट एवरीथिंग इन दिस टेबल। आई वॉज टोल्ड दैट ये तो आपको क्लियर होगा ना कैसे डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं क्या करूंगा ना, जिस दिन जो काम कर रहा होगा आई विल कीप राइटिंग देयर नेम्स एंड बिकॉज दीज पीपल आर एलेक्स, भाभा, कैथी, दिलीप, ईथन, आई विल नेम देम ए बी सी डी ई। ठीक है, सबका नेम अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो ए बी सी डी बोल देते हैं इनको। सबसे पहले जब भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट में हमें अपना डेटा नोट करना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दी बिकॉज एक ही बार में इन सिंगल व्यू आई विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑल द क्लूज, वेरीफाई एवरीथिंग। सो आई हैव मेड अ टेबल। जब भी कोई टेबल आती है यू हैव टू यूज द डायरेक्ट क्लूज फर्स्ट। डायरेक्ट क्लूज क्या होते हैं, ऐसे क्लूज जो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें जो सेट में दी होती है जिसको डायरेक्टली डाला जा सकता है। कैसे, देखो एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें क्या थी, एलेक्स एंड दिलीप वर्क टुगेदर ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे। सो ट्यूसडे को एलेक्स एंड दिलीप साथ काम करेंगे एंड वेंसडे को भी एलेक्स एंड दिलीप विल वर्क ऑन द सेम डे, राइट, इसलिए मैंने ए डी ट्यूसडे वेंसडे के नीचे लिख दिया। फाइन, then is there any other direct clue here? Kathy does not work either on Saturday or Monday, so Monday को भी Kathy will not work and Saturday को भी Kathy will not work, ये direct clue हो गया। is there any other direct clue? Bhava or Kathy works with Alex, neither Bhava nor Kathy works with Alex on any day। तो इस पे अभी हमारा ये हम कह सकते हैं इससे कि भाभा भी एलेक्स के साथ काम नहीं करेगी, कैथी भी नहीं करेगी, तो एलेक्स कहां पर है अभी, ट्यूसडे और वेंसडे को। सो बी एंड सी विल नॉट बी वर्किंग ऑन दोज डेज व्हेन ए इज वर्किंग। फॉर दैट रीजन इन दिस ट्यूसडे वी हैव एलेक्स हियर, राइट, वी विल नॉट पुट डी हियर, नॉट पुट सॉरी नॉट डी, ओके, डी तो है ही यहाँ पे। वी विल नॉट पुट बी हियर, नॉट पुट सी हियर, और यहाँ पर ई तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ट्यूसडे को दो ही लोग काम करेंगे एंड वो दो डिसाइडेड हैं ऑलरेडी, ए और डी। सेम वेंसडे को भी ए और डी काम कर रहे हैं, तो बी सी ई यहाँ काम नहीं करेंगे एंड सिमिलरली बी सी ई विल नॉट वर्क ऑन वेंसडे बिकॉज ऑन संडे ओनली वी नीड 3 people while on other days we need just 2 people, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ था every employee works for 3 days in a week, right, and every day except Sunday 2 employees are required while on Sunday 3 employees need to work। तो Sunday को 3 employees रखेंगे, बाकी other days we'll only have 2 employees। I think this is clear, right? Now I was given that every employee works for 3 days in a week and यहाँ पे मैं बोला गया था third day is not consecutive, 3 दिन तक कोई भी same employee consecutive काम नहीं करेगा, but every employee works on 2 consecutive days। ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही क्लू ब्रेक करने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, ए एंड डी वर वर्किंग कॉन्जिक्यूटिवली, राइट, ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे, विल ए वर्क ऑन थर्सडे? अगर ए थर्सडे को वर्क करेगा तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज पे ए आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ए यहाँ काम नहीं करेगा थर्सडे को। सिमिलरली विल डी वर्क ऑन थर्सडे? नो, बिकॉज डी इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे, ही विल नॉट
be able to work on Thursday. Very similarly, can A work on Monday? No, because if A works on Monday, Tuesday, Wednesday, A 3 consecutive days आ जाएगा, जो कि impossible है according to the information given in the set. So A will not work. Similarly, D will not work on Monday as well, because if D comes on Monday, D will be working on Monday, Tuesday, Wednesday, 3 consecutive days, which is not possible. So D will not be here. इतना सबको आ गया होगा, right? Is this clear? Now see, on Monday C is not working, A is not working, D is not working. ठीक है, अब देखिए हमने ना यहाँ पे सारे क्लूज का यूज कर लिया एक तरीके से, ठीक है, डायरेक्ट क्लूज यूज कर लिए, इनडायरेक्ट क्लूज यूज कर लिए. अब बारी आ गई, इसके आगे हम कुछ डायरेक्टली यहाँ से नहीं भर सकते हैं, अब हमें इनडायरेक्ट क्लूज का हेल्प लेना है. ठीक है, इनडायरेक्ट क्लूज जैसे ये फर्स्ट वन, एवरी एम्प्लॉय वर्क्स ऑन 2 consecutive days. मंडे को सी भी काम नहीं कर रहा, ए भी नहीं कर रहा, डी भी नहीं कर रहा, तो दो को तो काम करना ही है मंडे को, तो कौन बच रहे हैं? दो. वी हैड 5 people, A B C D E. A C D cannot work here, so definitely on Monday B and E will be working. So on Monday I know who are those 2 people working on Monday, right? B and E. Tuesday I already know A D, Wednesday I already know A and D, right? अब क्या करना है हमें, देखिए. फाइन, सो दिस इज डन. अब अगर आप देखोगे यहाँ पर Friday, Saturday. Okay, let's go through the clues once again. Yes, fine. So see, C को अगर हम देखें यहाँ पर, so C is not working on Monday, C is not working on Tuesday, C is not working on Wednesday, and C is not working on Saturday. So out of these 7 days in the week, जो C है हमारा वो 4 दिन काम नहीं कर रहा है. C is not working on 4 days. Monday not working, Tuesday not working, Wednesday not working, and Saturday not working. And we knew that every employee has to work for 3 days, right, in a week. So definitely if C is not working on 4 days, the other 3 remaining days C will have to work. What are those other 3 remaining days? Those are Friday. So C will work on Friday. Thursday, C will work on Thursday. And finally Sunday. यहाँ C को काम करना ही करना पड़ेगा. I hope this is clear. जैसे ही C हमारा यहाँ पर आया, C से related all the clues we will be recalling them once again, which were these. Kathy does not work with Alex on any day. So if Kathy is here, A will not be here. If Kathy is here, A will not be here. I hope this is clear, right? Now what was I given? I was given this one more clue, that every employee works on 2 consecutive days. Here B and E are working, okay? If I look at the column of Tuesday, I know that B is not working on Tuesday, right? B is working on Monday. So if I have to make B work on 2 consecutive days, I will have to put B here on Sunday. I'll have to assign B this day on Sunday, then only this particular clue that every employee works on 2 consecutive days will be satisfied, right? Is this clear or not? So is this clear or not? So far, do you have any doubt? Let me know if you have any doubt, okay? Because we have come very far. We are about to finish this set, okay? We are about to finish this set. Do you guys have any doubt? Mansi, thank you so much. Tisha, Mehran, clear, right? I am going step by step and you just have to keep putting the clues. Okay, ठीक है, हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई. ठीक है, अब हम क्या करें इसके आगे? पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से डेज पे मेरे पेयर्स डिसाइडेड है. ओके, मंडे आई नो माई 2 people who are going to work. Tuesday I know my 2 people who are going to work. Wednesday I know my 2 people who are going to work, right? Now we have to look for the other days. ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर see, third day is not consecutive. Alex Dilip work together on Tuesday and Wednesday while the other working day differs for them. Yes, so there was one more clue given to us that we have missed. This was an indirect clue. Alex and Dilip work together on Tuesday and Wednesday while the other day differs for them. So there is one more day on which A and D will be working, but A and D on that particular day will not be working together, okay?
What do we have to do here now? A and D should not work on any particular day, okay? So B is used here, B is used here, and finally B will not be used here. Fine. So see, there is one more clue that we get. If you look at Saturday, Sunday, Monday, these are kind of 3 consecutive days only. Saturday, Sunday, Monday are 3 consecutive days. B is working here on Sunday, on Monday, so very clearly B will not work on Saturday. This is one more clue that we have got. Okay. Now pay attention to it. A, fine. Now after this, ADC. Okay, let us find out any other clue that we can put. So this is done, this is done. Okay, on Sunday I have 2 people, okay, who are going to work. I need one more person over here. So see, this much information, sometimes partial information in a set is also you can say enough to solve some questions, okay. है ना. तो कभी कभी क्या होता है ना कि पार्शियल इन्फॉर्मेशन से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. तो अगर हम यहाँ तक देखें, कुछ हमारे आंसर हो रहे हैं क्या, ये देखते हैं एक बार. जैसे नंबर ऑफ डेज भाभा एंड कैथी वर्क टुगेदर, इस ये पॉसिबल हो सकता है हमारा अगर हम देखें तो देखो अभी हमारे क्या क्या होने हैं. हमें पता है ना कि पूरी वीक में A 3 बार होना चाहिए, पूरी कॉलम में A 3 बार होना चाहिए, B B C B D B E B, राइट, सब लोग 3-3 बार होने चाहिए. जो फिनिश होते जा रहे हैं, जो लोग 3-3 बार जिनका काउंट आ गया, उन्हें हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है. सो A B C D E. देखो अगर मैं A का काउंट बताऊं तो A अभी सिर्फ 2 ही बार आया है, ठीक है. तो A अभी कितना बचा है, A को एक बार यूज करना बचा है. B has been used 2 times, so B will be used 1 more time. C has been used 1, 2 and 3 times, so C तो हमारे पास बचा ही नहीं है, C हमने यूज कर लिया है. D को अगर हम देखें so D 2 बार यूज हो चुका है, ठीक है, तो 1 बार बचा हुआ है. E फाइनली हमारा कितनी बार यूज हो चुका है, E 1 बार यूज हो चुका है, ठीक है. एंड हाँ, अब E हमारा 2 बार बचा हुआ है. अब हम प्लेस करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है. सो लेट अस गो टू द सेट वंस अगेन. Fine, every employee works on 2 consecutive days. So B का consecutive days is done. E cannot work here. So E can be here, okay. E can be on Saturday, on Sunday, okay. अगर इसको consecutive days पे काम करना है, but let us check. इसका कोई केस भी बन सकता है कि E यहाँ भी हो सकता है आगे, ठीक है. After this, now see, E is remaining 2 times, right? E is remaining 2 times. तो हम एक काम कर सकते हैं, E को अगर यहाँ पर रखें और E को यहाँ पर रखें तो E will be working on 3 consecutive days. Okay, fine. See, suppose I put E here, okay? Suppose I put E here. Suppose thing I am putting in a circle. If I put E here, okay, then E is working on 2 consecutive days. This is possible, right? This is one of the possibility. And Alex and work together on Tuesday and Wednesday. Working day differs for them. Okay. So here E is working and E cannot be here. And Bhava Kathy do not work with Alex on any of the days. Fine. Then number of days. You guys also keep solving, okay, simultaneously. अगर आपको कोई clue missing दिखता है तो you can let me know. So by the third day is not consecutive. AD work together on Tuesday, Wednesday. This is done. Third working day, the other working day differs for them. That we can make some use of, okay. So अगर अब हम
देखिए अगर अब हम यहाँ पे b को कहीं इंक्लूड करना चाहें, ठीक है, b मेरा एक बार यहाँ यूज हो गया है, ठीक है, b मेरा यहाँ भी यूज हो गया है, ठीक है, b यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि b और कहाँ कहाँ आ सकता है। यहाँ तो ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। इन दो कॉलम्स में से एक जगह मुझे b को एडजस्ट करना है, जो मेरा सिंगल b बचा हुआ है। एंड e मेरा ऑलरेडी एक जगह आ चुका है, ये मेरी पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट c इज डन, b आई हैव ऑलरेडी यूज्ड हियर, ओके, एंड फाइनली मेरा a बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लेट अस ट्राई टू पुट a, यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो हमें a ने कॉन्जिक्यूटिव काम कर लिया है, d ने कॉन्जिक्यूटिव डेज पे काम कर लिया है, b ने कॉन्जिक्यूटिव डेज पे काम कर लिया है, c ने कॉन्जिक्यूटिव डेज पे काम अगर करना है तो c ने भी कर लिया है। तो a ने काम कर लिया, b ने काम कर लिया, c ने काम कर लिया कॉन्जिक्यूटिव डेज पे, d ने काम कर लिया कॉन्जिक्यूटिव डेज पे। अब बचा है सिर्फ e की बारी। तो e को कॉन्जिक्यूटिव डेज पे अगर काम करना है और e मेरे दो रिमेनिंग हैं, तो लेट मी ट्राई टू पुट, if I put d here, e will not be here, and now my d is exhausted, okay, d is exhausted, e I'll have to put, a cannot come here, so a will come here, okay, yes, there's one more clue that we were able to find out, okay। देखो a मेरा जो है, a यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे a ऑलरेडी है, यहाँ पे a ऑलरेडी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो a का तो हमारे पास एक रिमेनिंग था, a को हमें एक किसी डे को असाइन करना है, तो वो डे कौन सा बचेगा हमारा, सैटरडे बचेगा, ठीक है। तो a को मैं सैटरडे में डाल दूंगा। जैसे ही a यहाँ पे आया, मुझे बोला गया था कि जो a एंड d हैं उनका जो अदर वर्किंग डे है वो डिफर करता है उनके लिए। तो दैट मीन्स अगर सैटरडे को a आ गया है तो सैटरडे को इसके साथ अब d नहीं आ सकता, बिकॉज अगर a d अब फिर से यहाँ साथ में आ गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। a और d का थर्ड वर्किंग डे भी साथ में हो जाएगा, विच इज फॉल्सिफाइंग द गिवन कंडीशन, ओके। सो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हेन आई वाज डन विद दिस मच, व्हाट आई डिड वाज आई चेक्ड फॉर a कि a कहाँ पे अब फिट हो सकता है। तो a यहाँ पे नहीं आ सकता था, यहाँ पे नहीं आ सकता था, इट वाज हियर, इट वाज हियर, इट वाज नॉट हियर, नॉट हियर। सो एंड आई वाज रिमेनिंग विद वन a which had to be assigned to any of the days, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ सैटरडे ही वो पॉसिबिलिटी। एज सुन एज a is here, I was given that a d work together, Alex and Dilip work together on Tuesday, Wednesday, while the other working day differs for them. So differ करेगा तो a अगर यहाँ पर है, d यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे c नहीं है, b नहीं है, d नहीं है, तो क्या आएगा, e आएगा, राइट। तो now I know on Saturday मेरा e आएगा। अब e अगर यहाँ पर आ गया तो e के लिए अब जगह देखते हैं। मेरे दो e यूज हो चुके हैं, अब मेरा जो है बस एक e असाइन करना बचा है। क्या मैं e यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ पे e मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे e दे दूंगा तो सैटरडे को, संडे को, मंडे को 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज पे e आ जाएगा। दैट मीन्स e यहाँ पे नहीं आ सकता। अब यहाँ पर संडे को 3 लोगों की जरूरत है, e और a नहीं है, तो बाकी बचे हुए 3 कौन हो गए, c, b एंड d। दैट मीन्स d यहाँ काम करेगा, ओके। यू कैन लाइक स्टार्ट विद द सेट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आप सीख जाओगे, ठीक है, खुद से करना, यू विल बी एबल टू पुट द क्लूज, ओके। तो डी सी बी मेरे यहाँ काम करते हैं, बी ई यहाँ काम करते हैं, ए डी यहाँ करते हैं, ए डी यहाँ करते हैं, ए और ई यहाँ काम कर रहे हैं। तो बचे कौन से मेरे, अब बाकी के क्या बचे मेरे, बी मेरा 1 डे 2 डे असाइन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। एंड फाइनली what do I remain with? Let us again check, okay, कि मेरे a कितने बचे हुए हैं। a is done, a has been assigned to 3 days। b, check for b, b is assigned, इसका मतलब एक b बचा हुआ है अभी मेरा, ठीक है। Let us talk about c is present here, c is present here, c is present here, that means c is also exhausted। Let us talk about d is here, d is here, d is here, okay, so d is also exhausted। दैट मीन्स यहाँ पे अब d भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो d इज ऑल्सो एग्जॉस्टेड। a b c d, नाउ लेट्स टॉक अबाउट e। वन ऑफ द e's इज हियर, वन ऑफ द e इज हियर,
यहाँ पे ई आपका आ नहीं सकता है, ठीक है, तो ई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, इन दोनों दिन में से एक में ई आ सकता है, ठीक है आपका। एंड फाइन, देखिए अब हम ई की बात करते हैं ना, तो हर एम्प्लॉय ने 2 कॉन्जिक्यूटिव डे, एवरी एम्प्लॉय वर्क्स ऑन 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, है ना। तो अगर हमें ई को कॉन्जिक्यूटिव करना है, देखिए ई यहाँ पे तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो कैसे ई को कॉन्जिक्यूटिव कर सकते हैं? ई को हमें फ्राइडे को काम कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है, इसके साथ, तो सी और ई, यहाँ पे सी और ई आ जाएंगे आपके, ठीक है, तभी ई मेरा 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज पे काम कर पाएगा। अब मेरा क्या बचा फाइनली, ई मेरा 1 2 3 डेज पर असाइन हो गया, बचा मेरा सिर्फ एक बी यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर आ जाएगा, दैट्स इट। इतना किसी सबको आया नहीं आया? ओके फाइन, यस मेहरान ने सही बोला कि ई कॉन्जिक्यूटिव डेज पे नहीं है, तो ये क्लियर है नहीं है सबको बताइए। यहाँ पे थोड़ा मेरे लिए स्पेस कम था, दैट इज वाई थिंग्स वर नॉट विजिबल, बट आई होप दिस इज क्लियर नाउ, राइट। हमने सबसे पहले डायरेक्ट क्लूज पुट करे, फिर उनसे रिलेटेड इनडायरेक्ट क्लूज पुट करे, एंड देन वी केप्ट यूजिंग थिंग्स, ओके, चीज़ें हमने बार बार देखी, रिविजिट करी सेट में, एंड इट वाज क्लियर, राइट। एक बार आप खुद से इसे करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी गुड सेट। अब तो आंसर कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज भाभा एंड कैथी वर्क टुगेदर, 1 दिन, देन 2 दिन, राइट, दैट्स इट। डी मेरा आंसर है 2 दिन, सेट में 2 ही दिन दिख रहा है। अब आगे जाओगे तो विच अमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉय डू नॉट वर्क टुगेदर ऑन एनी ऑफ द डेज। सो आप ऑप्शन, मतलब आप ऑप्शन वाइज को कर लीजिए, इस ऑप्शन को मैच कीजिए, इस ऑप्शन को मैच कीजिए, इस ऑप्शन को मैच कीजिए, आपको दिखेगा कि डी और ई, ऑप्शन डी और ई किसी भी दिन पे काम नहीं कर रहे साथ में, इस दिन भी नहीं कर रहे, इस दिन भी नहीं कर रहे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, तो दैट वॉज योर आंसर। फिर द कॉन्जिक्यूटिव डेज ऑन विच ईथन वर्क्स, ये भी आप कर ही लोगे, ठीक है, ये सब अब देखने वाली बात रह गई है, बस जैसे ही सेट सॉल्व होता है सारे क्वेश्चन एक ही बार में आंसर होते हैं, ओके। तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर, राइट, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी फ्राइडे सैटरडे, ओके, फ्राइडे सैटरडे। लेट अस वेरीफाई, ईथन अगर फ्राइडे सैटरडे को कॉन्जिक्यूटिव काम कर रहा है, फ्राइडे सैटरडे वी हैव ई एन ई, राइट, सॉल्व्ड, गॉट इट। Finally, you can answer this. Employees who work on Saturday are, was it Saturday? Sunday. Who work on Sunday are Sunday DCB. Okay, so DCB. So D, C and B. This is your answer. Okay. Done. ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है। Is it clear or not? It took a little bit of time because explanation was quite lengthy. But I hope this is clear, right? Fine. That means आप लोग भी solve कर रहे थे साथ में, right? That's it. So we have solved a set from 2019. I think we just did, the previous one was from 2020, I guess, okay? And we have come to this set now. मेरे हिसाब से पिछला वाला 22 का सेट है, ठीक है, जो पिछला हमने किया था ABCD वाला, ये सेट भी in one of the years आया था, 2021 में आया था शायद, ठीक है। You guys can check the previous year papers. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये DI का सेट है। अब देखिए पहले हमें बार ग्राफ्स मिले थे, राइट, हमने बार ग्राफ्स को पढ़ा था, उसके थ्रू हमने किया। नाउ वी हैव अ टेबल टू रीड द डेटा फ्रॉम, ओके। सो हाउ टू सॉल्व दिस, लेट अस रीड करना होता है DI में सबसे पहले। द टेबल बिलो रिप्रेजेंट द बाय एंड सेल प्राइसेस ऑफ 5 स्टॉक्स ड्यूरिंग 5 ट्रेडिंग डेज ऑफ अ गिवन वीक। सो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday are those 5 trading days, okay? And 5 stocks. So Dabur, Marico, HUL, ITC and Britannia, these are my 5 stocks. The quoted sell price is the price at which an investor can sell a stock in the market. The quoted buy price is the price at which an investor can buy a stock from the market. All the quoted numbers are in Indian rupees. Got it? So मुझे ना अलग अलग 5 days दिए गए हैं, trading days, हर दिन में। So if you check first, Monday we have sell and buy price, Tuesday sell and buy, Wednesday sell and buy, Thursday sell and buy, Friday sell and buy। मेरे पास sell and buy dates हैं, days हैं, ठीक है, हर दिन के प्राइस है अपने। एंड कोटेड मेरे पास क्या दिया गया है, सेल एंड बाई का बेसिकली प्राइस दिया गया, विच इज़ इन रुपीज़। अब फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है देखते हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से होगा। इफ़ एन इन्वेस्टर हैड रुपीज़
once 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 36 lakh rupees to invest in any particular single stock, and she could buy the stock only on Monday and sell it off only on Friday, then the stock she should buy on Monday to earn the maximum possible profit. प्रॉफिट की बात आ गई, थोड़ी बहुत मैथ्स यूज हो गई, आपको पता ही है प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट, एंड बाय इज नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस हियर. सो व्हेन विल द बी द मैक्सिमम? जब हमारा सेल प्राइस हाई से हाई होगा और बाई प्राइस मिनिमम से मिनिमम होगा. लेकिन यहाँ पे हमारी रिस्ट्रिक्शन है, शी कुड बाय द स्टॉक ओनली ऑन मंडे. तो मंडे हमें बाई के प्राइस पे ज़्यादा फोकस करना है. मंडे वी हैव टू फोकस ऑन बाय एंड सेल ओनली ऑन फ्राइडे. फ्राइडे वी हैव टू फोकस अपॉन सेल. Okay, then the stock she should buy on Monday to earn the maximum possible profit. ये तो क्या ही है, देखो सबसे पहले क्या होगा, इतने मेरे पास पैसे हैं, I have this much money, I will definitely buy some stock first, तभी उनको सेल करूंगा, ठीक है, और देखूंगा कौन से स्टॉक में मेरे को सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है. तो ऑप्शंस अगर मैं देखता हूँ, 4 ऑप्शंस हैं स्टॉक के नाम मेरे पास यहाँ पे 5 है. सो मैरिको, HUL, ITC, ब्रिटानिया. आई विल नॉट पे एनी अटेंशन टू डाबर. ओके, हम इन 4 को कर लेते हैं. सबसे पहले मैरिको का करते हैं. सो बाई प्राइस इज दिस 346, सेल प्राइस इसका यहां से उठाएंगे, राइट. दिस इज बाई प्राइस, दिस इज सेल प्राइस. अब मेरे पास इतने रुपए हैं. सबसे पहले इन दिस मच मनी हाउ मेनी स्टॉक्स कैन आई बाई? देयर विल बी सम नंबर, राइट, से n और एनीथिंग, नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट आई विल बी एबल टू बाई. सो दिस 36 lakhs आई एम राइटिंग एज 36L. ओके, इतने रुपए में मुझे इतने का एक स्टॉक है 346 का, तो कितने स्टॉक खरीद पाऊंगा? द नंबर ऑफ स्टॉक्स वुड बी 36 lakh अपॉन 346. इतने स्टॉक खरीद पाऊंगा, राइट. आई विल बी एबल टू बाय दीज मेनी स्टॉक्स इन 36 lakh rupees बिकॉज पर स्टॉक प्राइस ऑन मंडे इज 346. नाउ व्हेन आई सेल इट, राइट, आई विल बी सेलिंग ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स. आई हैव दीज मेनी स्टॉक्स. ओके, आई विल बी सेलिंग दीज n स्टॉक्स. कितने रुपए में बेचूंगा पर स्टॉक? हर एक स्टॉक का प्राइस ये है, और इसको मैं कितने बेचूंगा 372 में. तो इसे आप सीधा 372 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये किसकी कहानी हो गई? दिस इज द स्टोरी ऑफ स्टॉक कॉल्ड मैरिको. गॉट इट? नाउ लेट अस डू द सेम फॉर HUL. यहाँ भी कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स आएंगे मेरे पास, राइट. सो से दिस इज n. आई अगेन हैव 36 lakh rupees टू इन्वेस्ट, एंड हाउ मेनी स्टॉक्स विल आई बी एबल टू बाय? आई कैन ओनली बाय ऑन मंडे. So if I talk about HUL, the buy price is 1933. So the number of stocks I'll be able to buy in 36 lakh rupees will be 1933. This will be the number of stocks of HUL that I'll be able to buy on Monday. And when I'm selling them, what is my selling price? On Friday I have to focus upon selling price. So selling price is 1966, right? So per stock, this was the number of stocks I could buy, and I'm selling all of these n stocks at which price on Friday? 1966 when I specifically talk about HUL. अब यहाँ पे एक पैटर्न देखो, ठीक है. अब यहाँ पे आ जाएगी जो अभी वो कह रहा था चिराग कि लॉजिकली अगर हम इसको इंटरप्रेट करें, यहाँ पे क्या मिल रहा है? हर एक जो हमारा बाद में जो पैसा मिल रहा है हमें निकल के ना बाई करने पे, व्हाट इज दैट मनी? इन एवरी सच फ्रैक्शन 36 lakh is common, right? 36 lakh is common in the numerator. Fine. What is changing? This fraction is changing, right? This part is changing. Again here, this part is changing. And what is this fraction? I am very sure that for all of the remaining stocks, ITC, Britannia, I'll have to calculate in the same way. Numerator is going to the same 36 lakh. What is going to change? This fraction. And what is this fraction? This is nothing but the ratio of selling, because 372 was my selling price, right, and 346 was my buy price. So the ratio of selling to buy price. That means even if I do not pay any attention to this 36 lakh and just pay attention to the ratio of sell to buy for each stock, I'll be able to calculate my answer. So if I do it for Marico first, for option A, the ratio of sell to buy would be 372 by 346. For option B, HUL, ratio would be 1966 by 1933. Okay, and similarly if I calculate it for option D, sell to buy, okay, which is ITC, sell upon pickup buy from here. So 253 by 238, 253 by 238. Okay, and finally Britannia, sell 3140 by
this 3046. So option D, 3140 upon this thing, okay, 3046. That's it. What have I got? I have got the value of these fractions which will be which will differ, okay, in every option. But this 36 लाख is common. तो फाइनली क्या होगा, ये सारे के सारे 36 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो what is changing, ये फ्रैक्शन चेंज हो रहा है. तो जिस फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो 36 लाख से मल्टीप्लाई होकर उतना बड़ा नंबर जनरेट करेगी, राइट. एंड हमें यही करना था, मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट देखना था. हो गया, कुछ नहीं. अब करो इसे मल्टीप्लाई, मतलब इसकी वैल्यू निकालिए. इट वुड बी समथिंग, राइट. आई डोंट नो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस. यू कैन यूज अ कैलकुलेटर. 372/346 वुड बी समथिंग 1 point something. Again B would be 1 point something, C would be 1 point something, this D would be again 1 point something. So ये 1 point something के टर्म्स में आएंगे, ठीक है. सबकी वैल्यू 1 point something के टर्म्स में आएगी. सबकी वैल्यू कंपेयर कीजिए. आई ऑलवेज टोल्ड यू, हमेशा DI में 2 पॉइंट तक निकालिए चीज़ों को, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. 2 पॉइंट तक सबकी वैल्यू निकालिए. आई थिंक ऑप्शन ऑफ दिस will be Marico, okay. So you can calculate. Is this clear to you or not, this particular question? Is it clear? Let me know if there is any doubt. Is there a doubt? Yes, you're correct, Disha. The option is A only, okay. You can calculate, you will find the highest value for this fraction only for option A, which is Marico, okay. I think ये सबको क्लियर होगा. अब तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. हमने इससे पहले वाला कर लिया जो काफ़ी टफ था एक तरीके से. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके. इसको देखते हैं क्या है. ये क्वेश्चन है, ठीक है. इफ एन इन्वेस्टर प्लान टू इन्वेस्ट ₹36 लाख इन परचेजिंग द स्टॉक्स ऑफ HUL ऑन मंडे एंड सेल देम ऑफ ऑन वेंसडे एंड यूज द एंटायर प्रोसीड्स, जो भी उसका मनी जनरेट होगा सेल करने के बाद, टू परचेज द स्टॉक्स ऑफ ब्रिटानिया ऑन द सेम डे एंड सेल देम ऑफ अगेन ऑन फ्राइडे, then the total investment return during the week would be. ठीक है. ये कैसा क्वेश्चन है. इसमें सबसे पहले 36 लाख रुपीज ही इन्वेस्ट करने के लिए किसके स्टॉक परचेज करे, HUL के मंडे को. HUL के मंडे को स्टॉक परचेज करे, दैट मीन्स इस प्राइस को उठाएंगे. अब इस 36 लाख रुपीज में कितने स्टॉक आएंगे, इतने स्टॉक आएंगे, है ना. टोटल पैसा अपॉन एक स्टॉक का प्राइस. मंडे को HUL का स्टॉक खरीदा और उसको वेंसडे को बेच दिया, तो वेंसडे का सेल प्राइस उठा लो. HUL का वेंसडे का सेल प्राइस उठा लो 1979, ठीक है. तो 1979 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट, बिकॉज इतने नंबर ऑफ स्टॉक लिए और उसको हर एक स्टॉक को 1979 में बेच दिया. ये आया. इसके बाद क्या करना है, यूज द एंटायर प्रोसीड्स टू परचेज द स्टॉक्स ऑफ ब्रिटानिया ऑन द सेम डे. कौन सा सेम डे, ये वेंसडे, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट वेंसडे. वेंसडे को क्या बाई किया उसने. अब आपके पास देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट पहले आपकी 36 लाख रुपीज थी. जब आपने खरीदा और बेचा उसको, HUL के स्टॉक को मंडे को खरीदा, वेंसडे को बेचा, आपके पास कितने पैसे बन गए. दिस इज माई न्यू मनी नाउ, न्यू मनी, राइट, विच आई हैव आफ्टर बाइंग एंड सेलिंग ऑन वेंसडे. दिस पर्टिकुलर न्यू मनी इज बीइंग यूज्ड टू परचेज द स्टॉक्स ऑफ ब्रिटानिया. सो ब्रिटानिया का बाई करना है हमें, कब, वेंसडे को. सो ब्रिटानिया का बाई प्राइस ले लो वेंसडे, ये. तो इस टोटल पैसा मेरा जो नया है, इसे किससे डिवाइड करोगे, क्योंकि आप क्या निकालेंगे फिर से, नंबर ऑफ स्टॉक जो इतने रुपए में आएंगे, ये मेरा नया पैसा है बनने के बाद, है ना. पहली बार जब मैंने HUL का स्टॉक खरीदा बेचा. अब ब्रिटानिया का स्टॉक वेंसडे को खरीद लिया, तो ये टोटल पैसा बना है मेरा, इसको इससे डिवाइड करोगे. इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा कि कितने मेरे स्टॉक खरीदे जाएंगे, ठीक है. एंड सेल देम ऑफ अगेन ऑन फ्राइडे, दैट मीन्स फ्राइडे का सेल प्राइस ले लो ब्रिटानिया का. फ्राइडे का सेल प्राइस ब्रिटानिया का इज नथिंग बट 3140. तो अब ये मेरा टोटल पैसा, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टॉक बन गए. कब, जब मैंने वेंसडे को ब्रिटानिया का स्टॉक खरीदा, बेचा कब, फ्राइडे को, उसके सेल प्राइस पे 3140. तो हर एक स्टॉक मेरा 3140 इंटू इतने स्टॉक बिक गए. इसकी वैल्यू निकालो. दिस इज योर आंसर, ओके. डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन.
This was again the application of something that we did in the previous question. We were playing with the ratios, right? We were playing with the ratios. The game here was slightly longer, okay? इसमें क्या करना था, हमने चीज़ों को सेल अपॉन बाय रेशियो से मल्टीप्लाई करते गए. अब मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन कभी भी आप चाहे आईपी मैट हो या कोई और एग्जाम हो लाइफ में कभी भी देखोगे आप कर लोगे, है ना. स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ पे स्टॉक खरीदे बेचे जा रहे हैं, ठीक है. डू यू गाइज हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? वी हैव डन 2 questions. We'll solve 3 more, okay, and we'll stop there. I think it'll hardly take us more than 10 minutes to solve those 3 questions, okay. Do you have any doubt, Mehran, Disha, whoever is live right now? Do you have any doubt? If there is no doubt, just write no doubt, okay. And if you have any doubt, let me know कि sir we had a doubt in the previous question, this question. समझ में आया? इतना पैसा था, जब खरीदा तो इतने स्टॉक मिलेंगे, बेचा तो 1979 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये मेरा टोटल नया पैसा बन गया. फिर स्टॉक खरीदे उसी दिन तो इतने के प्राइस पे खरीदे, किस कंपनी के? ब्रिटानिया के. तो ये टोटल पैसा बना था, उसको 3000 इतने से डिवाइड कर दूंगा ताकि कितने स्टॉक आएंगे ब्रिटानिया के कितने पैसे में वो पता लग जाए. फिर उसी को मैंने क्या किया, फ्राइडे को बेच दिया तो उसका सेलिंग प्राइस उठा के उसे इंटू कर दिया नंबर ऑफ स्टॉक से. अच्छा ये पूछ क्या रहा है, देन द इन्वेस्टमेंट रिटर्न ड्यूरिंग द वीक वुड बी. अच्छा ये आपसे वो पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पूछ रहा है, ठीक है आपसे. तो एक काम करो ना, फॉरगेट दिस थिंग, ओके. हमारे पास थे कितने पहले शुरू में? 36 लाख थे, एक्स था मेरे पास. 36 लाख को मैं एक्स मान ले रहा हूं और मिला मेरे को कितना? 36 लाख को एक्स ही लिख देता हूं. एक्स से मुझे क्या मिला? x इंटू 1979 इंटू 3140 डिवाइडेड बाई 1933 इंटू 3115. अगर देखिए कैलकुलेटर नहीं होता है तो ये आपके लिए बड़ी कम्बरसम बन जाएगी कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है. लेकिन वैसे ये बहुत टफ नहीं होगा अगर आपके पास थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के लिए भी चीज़ें बचती हैं. तो एक काम कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. सो दिस इज 1979 into 3140 and this will be divided by 1933 into 3115, okay. It is giving me 1.032, ठीक है, 1.032. सो x से मुझे क्या मिल जा रहा है? 0.032 x मिल जा रहा है. आई होप यू गाइज रिमेंबर, मैंने जब आपको परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस की एक सीरीज कराई है पहले मैराथन में, जिसमें मैंने बताया था आपको कि अगर सेलिंग प्राइस मान लो, मतलब कॉस्ट प्राइस मान लो, है ना, सीपी अगर x लिखा है और एसपी अगर 1.2x लिखा है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे बताते हैं? इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेते हैं. 1x से 1.2x बन गया, यानी कि 20% है ना प्रॉफिट, यानी कि 20% इंक्रीज है, 20% प्रॉफिट. या आप इसे ऐसे कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, 20% ही आएगा. वैसे यहाँ भी करना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल विच इज x इंटू 100 करो. 0.032 को मल्टीप्लाई 100 से 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 3.2 के आसपास आएगा. आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके. दिशा जो आपने निकाला है ना, वो आपने ये अमाउंट निकाला है, क्या बन गया? तो आपने क्या निकाला देखो, योर्स इज कमिंग 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, योर्स इज कमिंग 37,15,000. तो देखो इनिशियल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? 36 लाख था. आपने जो निकाला है 3715249, दिस इज नथिंग बट एन इंक्रीज इन द अमाउंट दैट वाज इन्वेस्टेड. 36 लाख से 37 लाख बन गया, बना नहीं बना? तो कुछ इंक्रीज ही हुआ, उस इंक्रीज को निकाल लो. इंक्रीज मतलब डिफरेंस अपॉन इनिशियल इंटू 100, समझ गए होगे आप, है ना. चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड, ठीक है. हाँ 3.2 ही इसका आंसर है, ओके. आई होप दिस इज डन. अब ये कर लेते हैं, देखो ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन लग रहा है.
डिफरेंस बिटवीन द कोटेड बाय एंड सेल प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज रेफर्ड टू एज स्प्रेड ऑफ द स्टॉक। स्प्रेड ऑफ द स्टॉक समझ रहे हो क्या है? डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल प्राइस, द एवरेज स्प्रेड ऑफ द स्टॉक। जब डिफरेंस की बात आती है ना और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लिखा है तो आप विदाउट साइन लोगे डिफरेंस को। स्प्रेड ऑफ द स्टॉक, एवरेज स्प्रेड ऑफ द स्टॉक इज लोएस्ट ऑन। अब आपको हर दिन का देखना है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। अब पूरे दिन का मत कैलकुलेट कीजिए, जो ऑप्शन में लिखे हैं मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे का करके बता देता हूँ, बाकियों का निकाल लेना, आंसर आप खुद ही कंपेयर कर लोगे, ठीक है। बाय एंड सेल प्राइस मंडे का कर लेते हैं, कितना है यहाँ पे स्प्रेड 2, यहाँ पे कितना है 1, डिफरेंस निकाल रहा हूँ मंडे को सेल और बाई प्राइस का। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 45-46 में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो एवरेज स्प्रेड निकालना है अब। तो 213, 336, 628, तो मंडे के लिए स्प्रेड कितना आ जाएगा? एवरेज स्प्रेड 8 अपॉन कितने स्टॉक हैं? 1 2 3 4 5, यही स्प्रेड हो जाएगा मंडे का एवरेज, ठीक है। क्योंकि स्प्रेड तो 8 हो गया ना, टोटल स्प्रेड की वैल्यू कितनी होगी? 8 की, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बाई प्राइस है ना, कोटेड किसी भी उसका। और उसने बोला कि कौन से दिन सबसे ज़्यादा लोएस्ट है, तो मंडे का तो 8/5 निकल गया। ट्यूसडे का निकालते हैं, चलो ट्यूसडे का निकालो। ट्यूसडे का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 3 6 3 9/5 आ जाएगा इसका, है ना। ऐसे करके निकालते रहो। देखो मंडे का तो कम ही आ रहा है, ट्यूसडे से 8/5 आ रहा है ना, वहाँ पे ट्यूसडे को 9/5 आ रहा है, मंडे को 8/5 आ रहा है, तो कम ही आ रहा है ना। ये क्लियर ही नहीं है, निकाल लोगे थर्सडे फ्राइडे का आप खुद से थोड़ा पेन चलाइए, निकाल लोगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। डू यू हैव एनी डाउट सो फार? फाइन, आई होप आप निकाल लोगे, ठीक है। दिशा चिराग जो भी है ऑनलाइन, जस्ट राइट यस इफ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। ओके ग्रेट कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये दो आपका होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन और इसका अगला क्वेश्चन, पीपीटी आई एम पुटिंग इन द ग्रुप, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है कुछ नहीं, देखिए ये भी बड़ा इजी है। ये भी अब देखो, ये क्वेश्चन बता देता हूँ करना कैसे। इस क्वेश्चन को देखोगे, यू हैड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 36 लाख वर्थ ऑफ ITC स्टॉक्स ऑन मंडे, ठीक है। देन द डे ऑफ द वीक यू शुड चूज टू सेल द स्टॉक्स टू अर्न द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। कुछ नहीं, 36 लाख रुपए है, आपने क्या किया, ITC के स्टॉक्स पे मंडे को लगाया, ठीक है, ITC के स्टॉक्स पे मंडे को, तो ITC मंडे को कंसिडर कीजिए पहले, ठीक है। सबसे पहले बाई ही करोगे, तो ITC का स्टॉक कितने स्टॉक आएंगे 36 लाख रुपीज़ में, उसको बाई प्राइस से डिवाइड कर दो, तो इतना पैसा अपॉन पर स्टॉक प्राइस जो आपका 238 है। अब वो ऐसा कह रहा है कि किस दिन इसको बेचें कि मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए। अब ये रेशियो तो कांस्टेंट है, इसे जितनी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे उतना फ़ायदा है ना। तो निकालो जरा ITC का, देखो बाकी दिन सबसे ज़्यादा सेल प्राइस कब है, यहाँ 238 है सेल प्राइस, यहाँ 246 है सेल प्राइस, है ना, यहाँ पे 221 है, यहाँ पे 253, सबसे ज़्यादा सेल प्राइस कहाँ आ रहा है बताओ, ये 253, ये 221, ये 246, ये 238, तो यहाँ तो जीरो ही प्रॉफिट हो रहा है ना, बिल्कुल कुछ फायदा ही नहीं हो रहा मतलब बेचने पे। हमें क्या करना है, देखो ये तो आपको पता लग गया ना नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने आएंगे, अगर ITC के लेगा मंडे को इतना पैसा इन्वेस्ट करके तो इतने आएंगे। अब इससे क्या होगा, इसको बेचोगे तो पर स्टॉक, ये मेरे नंबर ऑफ स्टॉक हैं, हर स्टॉक को उतने रुपए में बेचोगे, वो कितने रुपए में बेचोगे यहाँ से उठाओ, 238 में बेचोगे तो शायद हाँ कुछ मिलेगा, लेकिन 246 में बेचोगे, इंटू 246 करोगे तो और ज़्यादा आएगा, इंटू 221 करोगे तो 246 से तो कम आएगा, बट 253 कर दोगे, ये तो सबसे बड़ा नंबर जो मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ पे, है ना, तो ये सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि ये तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा जब आप सारे दिनों के लिए निकालोगे। फ्राइडे का इसीलिए आकाश सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 253, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया दिशा, अब तो दिशा को सब कुछ आ गया है, मतलब एकदम उठा के क्वेश्चन कैसे करते हैं। दैट्स इट। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, गेम्स एंड टूर्नामेंट का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग में आता है। आई थिंक ये 2020 में आया था या कब आया था, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, आई शुड हैव मेंशन द ईयर एज वेल, बट दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी टफ। ओके, वील सॉल्व दिस नॉट टुडे बट डेफिनेटली कल या परसों में इसको करते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको इशू आ रहा है, लेट मी नो, आई
I'll conduct a class, okay? I'll conduct a class of that particular topic. I hope this was a good class, right? आपको DI समझ में आ गया होगा, लॉजिकल रीजनिंग क्या आता है समझ में आ गया होगा. जैसे ये जो है ये एक टूर्नामेंट है, बेसिकली ये गेम्स एंड टूर्नामेंट का क्वेश्चन है. यहाँ पे आप टॉपिक बता सकते हो, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं आईपी मैट इंदौर DI में लॉजिकल रीजनिंग में, उनके कोई कंसेप्ट नहीं होते, वो एब्स्ट्रैक्ट सेट्स होते हैं, ठीक है. तो हमने ऐसा कुछ तो नहीं देखा कि ऐसा कुछ था कि जो हमें बहुत बड़ा पीछे से रिकॉल करना पड़ा. एवरीथिंग वाज नोन टू अस, वी जस्ट अप्लाइड थिंग्स. रेशियो लगाया, कहीं पे परसेंटेज इंक्रीज लगाया, ठीक है. बहुत कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाई, राइट. सो आज का सेशन कैसा था आपका, ये बताइए. वॉज इट फाइन? डिड यू गेट टू नो हाउ टू सॉल्व आईपी मैट क्वेश्चन? कुछ कॉन्फिडेंस आया नहीं आया आपको? बिकॉज वी सॉल्व द एग्जैक्ट आईपी मैट के जो सेट्स पूछे गए हैं 2019 से 22. तो हमने एक ABCD वाला सेट करा है ना, जिसमें डेज था वर्किंग वाला, वो एक सेट हो गया. देन वी सॉल्व अ बार ग्राफ सेट, वो किसी दूसरे साल में आया था. अभी हमने इसके पीछे एक स्टॉक वाला सेट किया, वो 3rd ईयर में आया था. तो सर मज़ा आ गया, ग्रेट, थैंक यू सो मच. सो यही चीज़ें करनी है आपको, ठीक है. कोई टॉपिक ऐसा जिसमें इशू आ रहा है तो बता दीजिए. आई विल कंडक्ट अ क्लास, नॉट एन इशू. वी हैव अ क्लास ऑफ पैराजम्बल्स एंड समबडी टोल्ड मी, आई थिंक मेहरान टोल्ड मी कि एक पैराजम्बल्स एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में कहीं पे इशू आ रहा है. वी विल कंडक्ट अ क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ओके. दैट्स इट, फाइन. तो DI तो आप लोग कर ही लोगे यार, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं आता DI में. 5 और 5 नहीं बनते हैं, तो ये 2-3 फिर भी निकाल लोगे ना. 2-3 नंबर इज अ बिग जंप इन आईपी मैट, ओके. Yes, I think somebody mentioned Disha only. Fine, we'll conduct a class, okay? Thank you so much for attending and all the best. We'll have some sessions आगे, अगर कुछ tips and tricks पे based session होगा, I'll do conduct a session. Thank you so much for attending, okay? Bye bye. I'll put the PPT in the group, okay? And you can carry this PPT, and अगर आपको दोबारा attempt करने होते हैं question, attempt कर लीजिएगा. Thank you so much.